जीडीए स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिस्ट्री का वही कल वाला लेक्चर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। एसएलओस थे, कल 2 एसएलओस थे डिफाइन केमिस्ट्री जो कि हम कर चुके हैं। सेकंड हमारा एसएलओ था कि हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना था और इस तरह से एक्सप्लेन करना था कि हमसे कोई क्वेश्चन करे तो हम क्वेश्चन की नेचर को पहचान के ये बता सकें कि ये क्वेश्चन किस केमिस्ट्री की ब्रांच में डील होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये कल वाला लेक्चर था। सबसे पहले हमने देखा था साइंटिफिक नॉलेज क्या है और साइंटिफिक नॉलेज को हमने डिवाइड किया था बेसिकली 3 ब्रांचेस के अंदर, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जी, और फर्दर हमने अपने हिस्से का काम करना है। हमने सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़ना है। और केमिस्ट्री क्या थी? द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर में क्या क्या मौजूद है, उनकी आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी अट्रैक्शंस, ये सारा कुछ हम देखते हैं। केमिस्ट्री बाद में पता चला फिर ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कनेक्ट करता है वेरियस एरिया ऑफ नॉलेज इंक्लूड बायो, फिजिक्स, जियोलॉजी, इट एक्ट लाइक अ ब्रिज। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। ये सारी ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी है, सारी सब फील्ड्स। इसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ा था कि एक क्वेश्चन है, इन व्हाट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डिस्कस विच इज डिपिक्टेड इन फिगर। डेफिनेटली मेल्टिंग, मैटर के फिजिकल स्टेट को मेल्ट होना, डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड में जाना, तो ये फिजिकल स्टेट का जो चेंज है ये हम किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका कॉज, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उन सब डिटेल्स को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहरहाल कल हमने इसके कुछ की एरियाज भी देखे थे जिसमें थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड हैं जिनमें कोवलेंट लिंक है आपस में कार्बन हाइड्रोजन का, उनको पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये कंबस्टेबल होते हैं, इन्हें आग लगती है। ठीक है बेटा, अगर ये दरवाजा बंद कर जी। फर्दर रीडिंग में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, उसके फर्दर फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, ये सारा कल वाला लेक्चर हमने जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया। आज हमने आगे जाना है पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर आप नोट करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फौरन बाद मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। व्हाट इज पॉलीमर केमिस्ट्री? पॉलीमर केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद पॉलीमर्स। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो पॉलीमर्स को डील करती है। पहले तो ये समझ आए ना पॉलीमर्स क्या है। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको बड़े पॉलीमर्स नजर आएंगे। मसलन यहां आप स्टूडेंट्स जिन चेयर्स पर बैठे हैं, इस पे जो रेक्सीन लगा हुआ है वो भी एक पॉलीमर है। इसी तरह इस कमरे में दीवारों के ऊपर जो कपड़ा लगा है वो भी एक पॉलीमर है। इसी तरह मेरे हाथ में जो ये डिवाइस है प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर, पहले तो लफ्ज पॉलीमर को समझ लें। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स, मर्स का मतलब होता है यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो उसको पॉलीमर कहते हैं। अब यूनिट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है कोई, या ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मैं आपको दो मिसालों के साथ समझाता हूं। मसलन अगर आप ये देखें, ये आपको डेली एग्जांपल में, ये आपको एक शॉपिंग बैग नजर आ रहा है, आप सब इसको यूज करते हैं। अगर इसको अंदर जाके देखा जाए तो उसके अंदर ये लंबी लंबी चेन्स हैं, दीज आर एक्चुअली पॉलीमर्स। जो लॉन्ग चेन्स हैं ये पॉलीमर्स हैं। अब ये पॉलीमर बने किसके हुए हैं? ये पॉलीमर बेसिकली बने हुए हैं, ये चीज जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इस छोटी सी चीज का नाम है इथीन। इसका नाम भी इथीन है। आगे भी इथीन होगा, आगे इसकी कंटिन्यूएशन है जो कि मैं तस्वीर में शो नहीं कर रहा। इसी तरह यहां पर भी ये इथीन है, आगे इसकी कंटिन्यूएशन है। इस तरह ये एक लॉन्ग चेन बनेगी।
उस लॉन्ग चेन के अंदर यूनिट्स बार बार रिपीट होंगे। अब ये जो यूनिट है ये ऑर्गेनिक है, इस यूनिट का नाम है इथीन। तो इस पूरे पॉलीमर का नाम क्या होगा? शाबाश, इसका नाम होगा पॉलीइथीन, पॉलीइथीन। तो अगर आप थोड़ा सा बाजार में जाएं और अगर थोड़ा आप चाहते हैं थोड़ा साइंटिफिक वर्ड यूज करना है तो आप पॉलीथीन बैग, जैसे मैंने लिखा है पॉलीथीन बैग, इनका नाम पॉलीथीन बैग होता है, मेड बाय द पॉलीमर कॉल्ड पॉलीइथीन। इट इज मेड बाय द रिपीटिंग ज्वाइंट इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं और पॉलीथीन। इसी तरह ये जुड़ने वाले जो यूनिट्स हैं जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक हो, कभी कभार ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक वो जो कार्बन हाइड्रोजन के अदर होंगे, जैसे वाटर, डेफिनेटली वाटर तो नहीं यहां पे कनेक्ट होगा, लाइक SiO2, सैंड, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ऑर्गेनिक पॉलीमर बनेगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनेगा। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इन पॉलीमर्स को डिस्कस करो, ये कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को कैसे जनरेट करना है, कैसे इन चेन्स को शॉर्ट करना है, कैसे इन चेन को लॉन्ग करना है, कैसे इन चेन्स को इंटरकनेक्ट करना है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज इन चेन्स के लंबा या छोटा होने की वजह से बदल सकती हैं। ऐसी तमाम बातों की वजह या ऐसी तमाम बातों को आप डिस्कस किस में करोगे? पॉलीमर केमिस्ट्री में करोगे। अब पॉलीमर केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप तकरीबन आसपास जितनी भी नजर डालोगे आपको पॉलीमर पॉलीमर ही नजर आएगा। ये आपको टच पैनल नजर आ रहा है, इस टच पैनल के अंदर ये जो प्लास्टिक है ये भी पॉलीमर है, ठीक है। अगेन अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी मेडिसिन भी पॉलीमर की फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं जी डिस्क्रिप्शन को, इसको जरा फुल स्क्रीन कर दें जी। तो पॉलीमर क्या है जी? विच आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। ये मोनोमर्स क्या है? ये जो मैंने एक यूनिट दिखाया था इसका नाम, ये एक मोनोमर है। मोनोमर, मोनो सिंगल, मर यूनिट जी। The process of linking monomers together to form a molecule of a high molecular mass। जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा। इस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और यूनिट्स को इस तरह जोड़ना और जोड़ के एक लंबा मॉलिक्यूल बनाना, इस प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। टास्क आपका ये है कि आप इंटरनेट पे खुद रिसर्च करें अपने आसपास डिफरेंट केमिकल्स को कि कौन पॉलीमर है कौन पॉलीमर नहीं है। तो आप हैरान होंगे, मोर देन 90% चीजें आपके आसपास पॉलीमर की फॉर्म में मिलेंगी आपको। आगे चलते जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and other compounds except those of compound of carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है जी, कॉपर सल्फेट, निकल क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम मैंगनेट, ये डिफरेंट कलर्स वाले कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, इसमें केमिकल्स पड़े हैं। या तो ये किसी इन केमिकल्स का इस्तेमाल पीछे जरा, इन केमिकल्स का इस्तेमाल भी हमारी डेली लाइफ में है। मसलन जो कॉपर सल्फेट है वो बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होता है, इस तरह निकल क्लोराइड भी बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे अकेले यूज होंगे, अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनको किस कैटेगरी में डिस्कस करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हैंड रेस की एक बच्चे ने, शुजा। सर मुझे ये पूछना था ना कि जो पॉलीमर होता है वो खाली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनता है। नहीं 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 नहीं, मैंने हमको बोला ना दो तरह की पॉलीमर की सिचुएशन हो सकती है। एक, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं वापस,
ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए है ना, ये ऐसा पॉलीमर है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है और ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है। अब जरूरी नहीं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन आए, इसमें यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे Cl भी आ सकता है। अगर यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl आ जाए तो ये पीवीसी, पीवीसी नाम सुना होगा आपने, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जो अक्सर आप देखते हैं पीवीसी पाइप, सैनिटरी के अंदर जो ग्रीन कलर के पाइप यूज होते हैं वो पीवीसी के पाइप होते हैं। आपने देखे होंगे जब काम होता है घर में, कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो जो सीवरेज के पाइप डालते हैं, ग्रीन कलर के पाइप होते हैं छोटे छोटे, इवन कि आजकल तो गैस पाइपलाइन भी उससे की जाती है, तो वो पीवीसी। अब उसमें कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन साथ में क्या है, क्लोरीन भी है। एक और चीज, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक यूनिट्स आए, कभी कभार इनऑर्गेनिक यूनिट्स भी आ सकते हैं। तो पॉलीमर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। क्लियर है बेटा आपको? यस सर। गुड, चलें जी, आगे चलते हैं जी। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तस्वीर देखें, आपको अंदाजा होगा इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, तस्वीर में कुछ बीकर हैं, उसमें पानी है और उसमें कुछ प्लांट्स को छोड़ा हुआ है। इन दिस अबव पिक्चर देयर अपीयर टू बी अ connection between living organisms, especially plants and some chemicals. Can you predict which subfield of chemistry this interaction might fall under? यानी कि ये जो इंटरेक्शन है लिविंग थिंग्स का केमिकल्स के साथ, डेफिनेटली लिविंग थिंग्स बायो, केमिकल केमिस्ट्री। तो ये जो इंटरेक्शन है ये हम केमिस्ट्री की किस फील्ड में पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई मेडिसिन खाता हूं, मेडिसिन, मैं अपनी बॉडी में कोई मुझे प्रॉब्लम है, कोई मुझे कोई डिजीज है, तो मैं उसको खाऊंगा, तो डेफिनेटली जो मेडिसिन है वो कोई ना कोई केमिकल होगा उसके अंदर, कोई ना कोई फार्मूला है उसका, लेकिन वो इफेक्ट मेरी बॉडी पे कर रहा है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन किसके अंडर आती है? बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंबाइन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ऐसे कौन से केमिकल हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे? ह्यूमन ग्रोथ हो रही है, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, ये सब कुछ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें केमिकल्स का क्या किरदार है, उनमें जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको समझने के लिए इट फोकस ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस एंड रिएक्शन दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी तमाम बातों को आप किसमें पढ़ोगे? बायोकेमिस्ट्री। जैसे मैं यहाँ प्लांट्स को पानी में डालकर देखना चाह रहा हूं कि पानी में अगर मैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करूं तो प्लांट की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है, तो डेफिनेटली ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ूंगा जी। हैंड रेस किया बच्चे ने, अबीहा जी। अबीहा बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। सर जैसे ह्यूमंस में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ये सब भी बायोकेमिस्ट्री में ही आता है? डेफिनेटली, देखिए ना, रेस्पिरेशन अल्टीमेटली क्या करता है, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, वो ग्लूकोज के साथ मिलता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पढ़ते तो आप बायो में हो, लेकिन आप इस प्रोसेस को समझने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो बेसिकली ये बायो तो पढ़ रहे हो लेकिन केमिस्ट्री को मिला के पढ़ रहे हो, तो इसको पढ़ना क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। जी शाबाश जी। स्टूडेंट्स, यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको क्लियर है? गुड। आगे चलते हैं जी फर्दर रीडिंग के अंदर। ये एसएलओ से कुछ बाहर इंफॉर्मेशन है, इसको फुल स्क्रीन कर दें, इसको आप सब पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का आपको पता है ये दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, पढ़ा हुआ आप लोगों ने छोटी क्लासों में। बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल्स का टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना, इसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म, कट। और छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इसे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी बॉडी में दो तरह के काम हो रहे हैं, या ब्रेकडाउन हो रही है
या छोटे मॉलिक्यूल मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब किसकी होती है डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म? बायोमोलिक्यूल्स की। जैसे आपने रोटी खाई कार्बोहाइड्रेट, गोश्त खाया प्रोटीन, साथ में घी है फैट। तो कैसे कैटाबॉलिज्म होगी, कैसे इनकी एनाबॉलिज्म होगी, कैसे ये बॉडी में टूटेंगे, कैसे ये बॉडी में परफॉर्म करेंगे, ये सब कुछ किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री। It emerged as a separate discipline when scientists began investigate how living things obtain energy from food and how fundamental biological changes occur during a disease. तो ये सेकंड पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये अब आज के दौर में एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे इमर्ज हुआ है, जिसमें आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हो कैसे लिविंग थिंग्स फूड से क्या एक्सट्रैक्ट करती हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती हैं। यानी ऊपर वाली बात को ही दोबारा नीचे किया है। बायोकेमिस्ट्री हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड लाइक मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। प्लांट के बारे में भी, प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, मेडिसिन कैसे बॉडी में रिएक्ट करेंगी, फूड से कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, ये सब कुछ आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस करोगे। अच्छा, नेक्स्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल करूंगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। अगर मैं अपने सामने खाने की प्लेट लेके आता हूं, उसमें चावल हैं, एक बिरयानी की प्लेट है, और मुझे उसको खाना है, और खाने के बाद मुझे पता करना है कि जब मैं इसको खाऊंगा तो मेरी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी, तो मैं केमिस्ट्री की किस ब्रांच से राब्ता करूंगा? शाबाश जी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से मैं राब्ता करूंगा? कमेंट बॉक्स में बच्चे आंसर कर सकते हैं जी, शाबाश। डेफिनेटली वेरी इजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ ही मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ही मुझे बताएगी। अच्छा, एक और सवाल करना चाहता हूं मैं एक डेफिशिएंसी फील करता हूं कि ऐसा कपड़ा बनाऊं जो मैं अपनी बॉडी पे जब पहनूं, और जैकेट ऐसे बनाऊं जब मैं बाहर जाऊं तो सूरज की रोशनी जब मेरी जैकेट पे पड़े तो मेरी जैकेट बिजली पैदा करे, जिससे मेरे जेब में मेरा मोबाइल चार्ज हो, जिस बाइक पे मैं जा रहा हूं उसकी चार्जिंग हो, बाइक पे बैठा हूं उसकी सीट का कपड़ा ऐसा हो कि उस पर भी जब रोशनी पड़े सूरज की तो बाइक ऑटोमेटिकली चार्ज हो। अब उस स्पेशल कपड़े को बनाने के लिए मुझे केमिस्ट्री की किस ब्रांच को डिस्कस करना पड़ेगा? सोचें। अगर सोलर केमिस्ट्री होगा तो वो होगा, सोलर केमिस्ट्री डेफिनेटली अगर नहीं होगा ये सोलर टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोलर की अगर आप कंपोजिशन देखें तो सोलर केमिस्ट्री कोई इंडिविजुअल फील्ड तो नहीं है, लेकिन सोलर केमिस्ट्री, सोलर किसका बना होता है? सिलिकॉन्स के पॉलीमर, बड़े बड़े सिलिकॉन्स के डिफरेंट तरह के उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री के साथ मैं कांटेक्ट करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे सेशन के दौरान, ताकि हमें पता चले कि इन चीजों को कहां डिस्कस करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल गया है, कैन यू मेक एनी प्रेडिक्शन? तस्वीर को देखें, कैन यू मेक एनी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दी पिक्चर अबव रिगार्डिंग द एक्शन परफॉर्म बाय द फार्मासिस्ट? ये फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं, ये लेबोरेटरी में फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली किसी फार्मूले को जनरेट कर रहा है, कोई मेडिसिन तैयार कर रहा है। अक्सर आप मेडिसिन लेके आए तो मेडिसिन के ऊपर कोई फार्मूला लिखा होता है, कोई साल्ट लिखा होता है कि इसमें ये चीज है। अब वो फार्मूला तैयार करना, उस मेडिसिन को तैयार करना, वो फार्मासिस्ट का काम है। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आपको मेडिसिन कैसे बनती है, किसी ड्रग को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे वो ड्रग आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव होगी, कौन सी बीमारी के लिए किस तरह की ड्रग होनी चाहिए, ड्रग से मुराद मेडिसिन है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का काम। लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। कुछ प्लांट को डिस्कस करती हैं, कुछ न्यूट्रिशन को डिस्कस करती हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज को डिस्कस करती हैं। तो उसकी एक छोटी सी फील्ड और बन गई जिसका नाम था मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द फील्ड वेयर केमिस्ट डिजाइन एंड बिल्ड मॉलिक्यूल्स। यहां मैं एक बात करना चाहता हूं,
बायोकेमिस्ट्री हमें स्टडी करके देगी कि ये मॉलिक्यूल बॉडी में ऐसे काम करेगा। बायोकेमिस्ट्री हमें रिसर्च देगी, बायोकेमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन देगी, बायोकेमिस्ट्री हमें मेडिसिन बना के नहीं देगी। बायोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए, बायोकेमिस्ट्री से हम चीजों को समझते हुए, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलती जुलती तो है बायोकेमिस्ट्री से, लेकिन थोड़ा फर्क है। वो थ्योरेटिकल काम करते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले, और मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले दवाई को तैयार करते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले ये बताएंगे कि कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है। तो वो बायोकेमिस्ट्री कुछ एक थोड़ी सी अलग फील्ड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग है, लेकिन किसी दौर में ये इकट्ठी फील्ड्स थी। आज के दौर में बकायदा इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो इसमें आप पढ़ते क्या हैं, अगेन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ फील्ड वेयर केमिस्ट्री डिजाइन एंड बिल्ड मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ मेडिसिन्स, दे मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल और क्रिएट न्यू वन टू फाइट डिजीज, इंप्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। पुराने मॉलिक्यूल्स जो किसी डिजीज पे, डिजीज यानी कोई पुरानी दवाई जो किसी डिजीज पे काम कर रही थी, उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसकी स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करना है, और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बेहतर करना है, ये सारी की सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आती है। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन? मेडिसिनल केमिस्ट्री तक क्लियर है आप सबको? गुड। आगे मूव करते हैं, फर्दर रीडिंग। आपके सामने कोविड-19। अब ये तो हाँ जी, नो मतलब क्लियर, यानी कि सब क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी फर्दर रीडिंग है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारी बॉडी में वैक्सीन कैसे काम करती है, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया। वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन आपने सुना होगा ना आप इसी दौर में। तो कैसे वैक्सीन हम बॉडी में डालेंगे, कैसे वो बॉडी में जाके काम करेगी, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया। लेकिन भैया वैक्सीन भी तो तैयार करनी है, तैयारी बायोकेमिस्ट्री में नहीं होगी, तैयारी किस में होगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में होगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई वीक स्पॉट इन वायरस। वायरस का वीक स्पॉट क्या था, जैसे कोविड-19 का हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस जो है उसका वीक स्पॉट क्या था, दे डिजाइन मॉलिक्यूल टू डिसेबल द वायरस एंड प्रोटेक्ट ओवर सेल। वैक्सीन आर डेवलप यूजिंग दिस अप्रोच। यानी वैक्सीन बनाने में होता क्या है, पहले देखा जाता है कि वायरस का वीक स्पॉट क्या है, वायरस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सटर्नली कोई केमिकल बनाया जाता है जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बाद में उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब वो जो बाहर से केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, एक तो बॉडी में से वायरस को खत्म करेगा, और दूसरा हमारी बॉडी को फर्दर प्रोटेक्ट करेगा कि अगर दोबारा वायरस जनरेट होता है तो उसको वो क्या कर दे, किल कर दे। इसकी मिसाल ऐसा ही है, मैं आपको जरा समझाता हूं। आप सब मुझे बताएं कि घर में खुदा ना खास्ता चोरी हो गई, हमारे घर में ओपन था, एक जगह पे छोटा सा सुराख था दीवार के अंदर, चोर वहां से आया, चोरी करके भाग गया। सुबह हम उठे, हमने देखा कि हमारे घर का जो वीक स्पॉट है वो ये है कि यहां से कोई भी अंदर आ सकता है। तो क्या मैं उसका इलाज नहीं करूंगा? डेफिनेटली इलाज करूंगा। क्या इलाज करूंगा? मैं एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाऊंगा। एक तो उस दीवार के होल को बंद कर दूंगा, और दूसरा फर्दर उस दीवार के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें लगा दूंगा कि ना तो कोई दीवार के ऊपर से आ सके और ना ही कोई दीवार के अंदर से आ सके। अब ये जो मेरा एक्शन है उस चोर के अगेंस्ट, ये मैंने अपने घर को वैक्सीन की है। इसी तरह हमने ये देखना होता है कि बॉडी में वायरस आया कैसे, चले ठीक है। अब मुझे बताएं कि अब यही तो पढ़ना है हमारी बॉडी में वायरस एंटर कैसे होता है, फिर एंटर होके उसने हमारी बॉडी में तबाही कैसे मचाई, हमने उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना होता है। अब उस डिफेंस मैकेनिज्म को बनाने के लिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स तैयार करने होते हैं जो एक फौज का काम करें और उस वायरस के अगेंस्ट क्या करें, फाइट करें। अब उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो भी हम मेडिसिन तैयार करेंगे वो वैक्सीन है। वैसे तो बायो में आप इसको तफसील से पढ़ोगे, मैं फिलहाल आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है। तो ये
ड्रग, ये जो वैक्सीन है, ये किसने बनाई होगी? डेफिनेटली मेडिसिनल केमिस्ट्री वालों ने ही बनाई होगी. मेडिसिनल केमिस्ट्री आल्सो क्रिएट मेडिसिन्स फॉर अदर कंडीशंस लाइक पेन रिलीफ, डायबिटीज कंट्रोल एंड द कैंसर ट्रीटमेंट. उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है. ये रेयान इशफाक ने जो क्वेश्चन किया है, सर सच में आज चोरी हुई है, एक साइकिल चोरी है. अच्छा, अब हमें सिक्योरिटी अपग्रेड कर ली है जी, गुड. आपने असल में सिक्योरिटी जो अपग्रेड की है, इसी का नाम है वैक्सीन करना. ठीक है, गुड. नेक्स्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री. जी डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपके सामने एक ब्लड रिपोर्ट है. क्या आपने कभी ब्लड रिपोर्ट करवाई है? क्या होता है ब्लड रिपोर्ट में? हैव यू रिसेंटली अंडरगोन अ मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग विच योर डॉक्टर रिकमेंड अ ब्लड टेस्ट? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? जी. अब आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो क्या होता है ब्लड टेस्ट में? ये तमाम ब्लड के कंपोनेंट लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है कि कौन कितना है, रेड ब्लड सेल कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, सीरम कितना है, एएलटी कितना है, एएसटी कितना है, उसकी आगे क्वांटिटी लिखी हुई है. अब जो भी बंदा ये काम आपको करके देगा, उसका ताल्लुक किससे होगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री से होगा. अक्सर हम सुनते हैं दूध में इतना पानी है, इस स्वीट के अंदर इंप्योरिटीज हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो ये सब कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री. आसान लफ्जों में समझाऊं, किसी भी सैंपल का, अब सैंपल वो आपका ब्लड सैंपल भी हो सकता है, कोई खाने वाली चीज भी हो सकती है, कोई भी चीज, ये पता करना उसमें क्या क्या है और बाद में ये पता करना उसमें वो कितना कितना है, यानी कि सैंपल की क्वालिटी क्या है. क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब क्या क्या है. जैसे ब्लड की क्वालिटी क्या है, उसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, सीरम, ये ब्लड की क्वालिटी है. फिर उसमें वो चीजें कितनी कितनी हैं. क्वांटिटी, क्वांटिटी. तो क्वांटिटी और क्वालिटी को पता करना किसी भी सैंपल के अंदर, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में होगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर. कंपोजिशन इसी को कहते हैं ना, क्या क्या है. फर्दर फिर पता करना कितना कितना है. ठीक है, जैसे ब्लड रिपोर्ट में होता है जी. फर्दर रीडिंग में ये चीज आप देखें, खुद पढ़ें इसको. एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है चीजों को, पहचानती है. अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? दोबारा सुन लें. आपके पास कोई भी केमिकल आए, आप उस केमिकल की कंपोजिशन पता करें, क्या 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 मौजूद है उस केमिकल में. फिर ये पता करें कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने कितने हैं. मसलन ब्लड, ब्लड में क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, सीरम है, बहुत सारी और चीजें हैं. ये ब्लड रिपोर्ट वाला आपको सारा कुछ बताएगा कि ये है आपके ब्लड में. अब ये आपके ब्लड की क्वालिटी हो गई. फिर ब्लड में ये चीजें कितनी कितनी हैं, तो ये ब्लड की क्वांटिटी हो गई. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को पता करना, ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच में किया जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए एक ही लफ्ज यूज करना हो तो इसके लिए लफ्ज है एनालिसिस, तज्जिया. और तज्जिया जिस केमिस्ट्री में किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री. जी, सवाल है जी अबीहा का. जी सर जैसे कि अब एक एटम है, अगर उसमें हम ऐसे पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे या फिर इसमें सिर्फ केमिकल्स फिजिकल ही केमिस्ट्री होंगे? में करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि वो एटम की कंपोजिशन आप जो डिस्कस करते हैं, एटॉमिक लेवल पे जो बातें करते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है. यहां पर सैंपल की हमने बात करनी है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कोई केमिकल, कोई जो आप बात कर रही है तो वो भी एनालिसिस. इसमें कोई शक नहीं कि एटम में क्या क्या है, कितने कितने प्रोटॉन है, कितने कितने न्यूट्रॉन है तो वो भी एनालिसिस. लेकिन वो एनालिसिस हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको वो सारी चीजें बताती है. ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसमें हम एटम के लेवल पे नहीं जाते, हम इसको उससे थोड़े अगले लेवल पे, जैसे मॉलिक्यूल लेवल पे रहते हैं,
केमिकल्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फातिमा आसिफ का क्वेश्चन है। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो सॉलिड भी सॉरी स्टोन भी एक मैटर है, तो हम उसकी कंपोजिशन हाँ, स्टडी स्टोन में क्या क्या है, क्ले में क्या क्या है, पहाड़ के स्टोन में क्या क्या है, रेगिस्तान में कोई पहाड़ है उसके स्टोन में क्या क्या है, ये सब कुछ करना एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और फिर कितना कितना है ये भी साथ में। ठीक है, करेंगे। सर थैंक यू। ओके, अब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इसके साथ ये आपको, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूं कि इसके साथ क्वेश्चन बैंक है लास्ट पे। जी, वैसे लेक्चर काफी लंबा है। ये देखिए, मैंने कॉलम बनाया हुआ है, एक वर्कशीट है। वर्कशीट में आपने क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पर, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे पहला सवाल, हाउ डू बायोलॉजिकल प्रोसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल फैसिलिटेट, बायोलॉजिकल प्रोसेस किस तरह मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइफ को फैसिलिटेट करता है। डेफिनेटली ये किस में पढ़ेंगे आप, शाबाश, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आपने इसको इसके साथ ऐसे क्या करना है, लिंक करना है। ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितना आपने पढ़ा है तो इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट ये चीज किस में डिस्कस होगी, आपने वहां पर इसको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है। कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। जी, क्या